नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, जिसमें मुझे बहुत सारे कमेंट टेलीग्राम चैनल में मैसेज भी आ रहे थे। दोस्तों देखिए, इसका कारण क्या था कि कल मेरा गला में सडनली पेन स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और मैं मेडिसिन अभी लिया हूँ, अभी भी तो पेन ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मैं वीडियो बिल्कुल अपलोड कर रहा हूँ। और आज हम लोग BLIS 222 यानी इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस, जिसमें डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स के बारे में यानी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 पढ़ाई करेंगे। और इसमें आज दोस्तों मैंने टॉप 65 क्वेश्चन लिया है, जो कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं हिंदी में लिखा हूँ, लेकिन उसका एक्सप्लेन मैं इंग्लिश में कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसे मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल वहाँ पर सभी को रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके नॉलेज में जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप हो, उस ग्रुप में इस चैनल का लिंक को ज़रूर सेंड कर दें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि ये वीडियो आपका काम का आपके लिए है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्स। तो जैसा कि दोस्तों ब्लॉक 1 में डॉक्यूमेंट्री सोर्स यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, हो सकता है अगर आज मेरी आवाज़ आप तक क्लियर नहीं पहुँच पाएगी तो जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं यही कोशिश किया हूँ कि सारा वॉइस को मैं क्लियर रखूँ। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों समस्या सडनली कल रात में अचानक मेरा गला में पेन हो गया, जिसके कारण मैं वॉइस क्लियर नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें कॉपरेट करें, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मैं इसके लिए मेडिसिन भी ले चुका हूँ। देखिए, ISO का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखिए, हम लोग इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस में ब्लॉक 1 का डॉक्यूमेंट्री सोर्स देख रहे हैं, ठीक है। आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं। देखिए, ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। सेकंड में देखिएगा ICE क्या होता है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितने भी यहाँ पे मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे एक बार आप नोट जरूर कर लेंगे और कंप्लीट वीडियो को देखें, ठीक है, क्योंकि मैं आज टॉप 65 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। BSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं BLIS 22 का एक और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके ज़रूर उस वीडियो को भी देख लें, ठीक है। और दोस्तों, आप थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि जब भी वीडियो आप देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद या पहले, जब भी संभव हो, आप मेरे चैनल में जो कमेंट किए होते हैं फर्स्ट कमेंट को भी एक बार देख लें। हो सकता है मैं वहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लिंक भी प्रोवाइड करवा देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब ISO यानी 4 नंबर में देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। 5th नंबर में ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। देख सकते हैं ISI काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज बिल्कुल आपको नहीं होना है। देखिए, अब 6 नंबर में क्या है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए एक्सप्लेन किया हूँ। सामाजिक विज्ञान में कुल साहित्य के कितने प्रतिशत अप्रकाशित एवं हस्तलिखित लेख होते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट देखेंगे। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल लिटरेचर इन सोशल साइंस अनपब्लिश्ड एंड हैंडराइटिंग आर्टिकल्स, तो ये 40% होते हैं। अब दोस्तों, सूचना पत्र यानी इन्फॉर्मेशन लेटर का एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आता है कि अगर आपके पास आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें लिखा जाएगा कि इनमें से सूचना पत्र के उदाहरण कौन कौन से, और 4th नंबर में रहेगा इनमें से कोई भी नहीं, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखिए, संदेश भेजने वाला पत्र, विवाह या मुलाकात करने वाला पत्र, या निमंत्रण पत्र, या रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये सूचना पत्र का है, यानी इन्फॉर्मेशन लेटर का है, ठीक है। देखिए, इसमें इंग्लिश की कोई ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं लिखा हूँ। अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेंगे। 8 नंबर में देखिए, डाटा फाइल के उदाहरण कौन से हैं, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ डेटा फाइल्स, तो स्प्रेडशीट और ईमेल है, ठीक है। 9 नंबर में देखिए, समाचार पत्र पत्रिकाओं की कतरन यानी क्लिपिंग एक प्रमुख प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्स हैं। दोस्तों, जो आपने BLIS 228 में पेपर क्लिपिंग किया होगा, तो दोस्तों वो क्या है, प्राथमिक सोर्स का एक उदाहरण है, ठीक है, ध्यान देंगे। 10 नंबर में क्या है, द्वितीयक स्रोत, जिसे हम लोग सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स किस पर आधारित है, ठीक है। तो देखिए, व्हाट आर द सेकेंडरी सोर्स बेस्ड ऑन, तो ये प्राइमरी सोर्स पे होते हैं, यानी प्राथमिक सोर्स पे होते हैं, ठीक है। दोस्तों, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टर्सरी सोर्स के बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो हिंदी मीडियम में बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में 2 सेक्शन में जाके वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आप
समझने की कोशिश करिएगा। इंग्लिश वाली कैंडिडेट अगर आपको समझ में नहीं आता तो कम से कम आप साइंटिस्ट का नाम या फिर जो भी विशेषज्ञ होते हैं उनका नाम को ज़रूर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, एक सारांश पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली वह पत्रिका है जिसमें किसी विशिष्ट विषय पर प्रकाशित महत्वपूर्ण आलेख, नवीन शोध, मोनोग्राफ, प्रतिवेदन, एकाधिकारों तथा इस क्षेत्र में अन्य मौलिक प्रकाशनों को प्रकाशित एवं संकलित करके उसका सार दिए जाते हैं। यह किसने कहा था? तो ये जॉर्ज बॉर्न ने कहा था। देख सकते हैं आप इंग्लिश में GEORGEBONN, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर में देखिए, विषय परक ग्रंथ सूची एक प्रलेख ग्रंथ सूची होती है जो संपूर्ण विषय जगत की सामग्री का समावेश की अपेक्षा किसी विशिष्ट क्षेत्र यानी स्पेशल एरिया तक सीमित होती है। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर रंगनाथन ने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट को इसमें काफ़ी परेशानी हो रही है, तो उनसे मैं क्षमा चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर मैं अभी एक एक वर्ड को अगर इंग्लिश में कंप्लीट करूँ तो ये वीडियो लगभग 1 घंटा का चला जाएगा। और दोस्तों इस टाइम में मुझे लगता है कि 1 घंटा आपके किसी वीडियो को समय देना काफ़ी समय की बर्बादी होगी। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कोशिश इसे करें कि हिंदी में समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि अब जब भी आपको डाउट होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेंगे, ठीक है। देखिए, मैं टेलीग्राम में पूछने के लिए क्यों नहीं कहता हूँ कि कभी कभी देखिए क्या होता है कि मैं टेलीग्राम में हर समय रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3 या 4, तो वहाँ पे अगर और भी कोई कैंडिडेट देख रहे हैं जिनको इसके बारे में पता होगा हिंदी या इंग्लिश में, तो वो आपको बिल्कुल वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी हम सबको मिलजुल के पढ़ाई करनी है एग्ज़ाम तक, ठीक है। 13 नंबर में देखिए, ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी में देखी गई किसी पुस्तक को पुस्तकालय में ढूंढा जा सकता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको ध्यान देंगे आप, ठीक है। अगर ये पुस्तक पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं हो तो क्या किया जाता है? कहने का मतलब क्या, देखिए थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट ये समझिएगा कि मान लीजिए आप लाइब्रेरियन हैं, कोई कैंडिडेट यानी कोई यूजर अगर आपके पास आता है और वो कहते हैं कि वो बुक मुझे दीजिए, जो भी बुक उनको लेना है, ठीक है। वो बुक आप अपने बिब्लियोग्राफी में देखते हैं और बुक अपने लाइब्रेरी में आप नहीं ढूंढ पाते हैं या नहीं होता है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो देखिए इस कंडीशन में क्या किया जाता है, पुस्तकालय ऋण सेवा, ठीक है, लाइब्रेरी लोन सर्विस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही 2-1 में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, के अधीन किसी अन्य पुस्तकालय से मंगवाया जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक अगर पढ़ेंगे तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अधिकतर नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एकेडमिक पढ़ाई रिलेटेड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल टाइप में क्वेश्चन है। और दोस्तों 2 के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप उसमें थ्योरी भी पढ़ाई बिल्कुल करें। अगर मटेरियल उपलब्ध नहीं है तो आप हमें टेलीग्राम में लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। मैं वहाँ पे मटेरियल आपको प्रोवाइड ऐसे कर ही दिया हूँ, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ढूंढ नहीं पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, तो वो हमें इस पर बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सार्वभौमिक ग्रंथ सूची यानी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी वह ग्रंथ सूची है जिसमें ज्ञान के सभी क्षेत्रों में भूत काल से भविष्य काल तक सभी प्रलेखों का सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए इंग्लिश में मैं इसे लिख दिया हूँ, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैं बिल्कुल उसे कोशिश किया हूँ कि इंग्लिश में भी बता दिया हूँ, लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन को इंग्लिश में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो 1 घंटा का हो जाता है तो मुझे अपलोड करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसे मैं यही कोशिश किया हूँ कि मैं उसे इंग्लिश में अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। देखिए, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी इज ए बिब्लियोग्राफी दैट कवर ऑल द एरिया ऑफ नॉलेज फ्रॉम द पास्ट टू द फ्यूचर, ठीक है। अब विश्वकोश क्या होता है? विश्वकोश के बारे में भी आपको जानकारी होगी, अगर नहीं जानकारी है तो आप मेरे चैनल में 222 का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, व्हाट इज़ द इंसाइक्लोपीडिया कॉल्ड? दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया आपने अपने स्कूल के टाइम में या कॉलेज के टाइम में आपने ज़रूर देखा होगा, और बल्कि आपके मोबाइल में भी इंसाइक्लोपीडिया होंगे। तो देखिए इंसाइक्लोपीडिया होता क्या है, उसे क्या कहा जाता है पुस्तकालय विज्ञान की भाषा में? तो उसे ज्ञान का भंडार यानी स्टोर ऑफ नॉलेज कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी संभावना है कि एग्जाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों विश्वकोश के कितने प्रकार होते हैं? तो विश्वकोश के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देखिए, एक सामान्य विश्वकोश और एक विषयगत विश्वकोश। दोस्तों अगर आपको कुछ बैकग्राउंड में कुछ ऐसे शोर सुनाई देते होंगे तो कृपया करके आप उसे इग्नोर करेंगे, ठीक है। अभी जो वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बस उसी पे ही ध्यान दें, ठीक है। देखिए, तृतीयक स्रोत प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से एकत्र किए जाते हैं।
उसमें छनकर प्राप्त सूचना सम्मिलित की जाती है। यह किसने कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था या फिर इसके आविष्कार कब हुए थे या कितनी ईस्वी में ये बोला गया था। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये सब जो होते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में होते हैं। तो अगर इस प्रकार के आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम में अगर आप करके आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। इतना नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों कि आपको बिलीव नहीं होगा कि MCQ क्वेश्चन से इतना अच्छा नंबर आ भी सकता है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है कि अपना जो कॉन्सेप्ट है, स्टडी जो आप कर रहे हैं, बस उसी तरह आपको पढ़ाई बुक के द्वारा भी करना है। जितने भी आपके थ्योरेटिकल पार्ट हैं उसे भी आप ध्यान देंगे। जैसे मैं दोस्तों BLIS 221 के बारे में बोलना चाहता हूँ कि देखिए वहाँ पे आप टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी और 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आप बिल्कुल अच्छे से करके एग्जाम में जाएंगे। उसमें काफ़ी सारे MCQ बनते हैं। जैसे देखिए 6 लॉ ऑफ लाइब्रेरी किसने लिखा था या उसके बारे में किसने बताए थे, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ, आप हमें कमेंट करके आंसर बताएं। अगर जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं कमेंट अगर मैं तुरंत अगर आप कमेंट कर देते हैं तो समझ जाऊँगा मैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। चलिए अब देख लेते हैं इसका इंग्लिश मीडियम में। टर्सरी सोर्स आर कॉल्ड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स एंड फिल्टर एंड इंक्लूड द इंफॉर्मेशन सर्विस हु सेड। तो ये विलियम गेट्स ने कहे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है विलियम गेट्स, ठीक है। 18 नंबर में देखिए, किसी व्यक्ति, कंपनी या स्थान का पूरा पता, टेलीफोन नंबर किस चीज़ से पता किया जाता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में जाते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और आप वहाँ से किसी व्यक्ति का नंबर मांगते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं या फिर जो वहाँ पे स्टाफ होते हैं वो किसी डायरी से वो फ़ोन नंबर को, टेलीफोन नंबर को निकाल के आपको बता देते हैं। तो उस डायरी को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसे हम लोग निर्देशिका कहते हैं। और यह किसने कहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में। देखिए 19 नंबर में, जारी शोध की तालिका या निर्देशिका एक नए प्रकार का तृतीयक स्रोत होता है। ए टेबल फॉर डायरेक्टरी ऑफ ऑन गोइंग रिसर्च एंड न्यू टाइप ऑफ टर्सरी सोर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखिए 20 नंबर में क्या है, लघु अवधि के प्रकाशन एवं सस्ते संस्करणों के लिए आमतौर पर कौन सा कागज़ का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि कौन सा ऐसा प्रिंट किया जाता है जो काफ़ी कम टाइम तक चलते हैं। उसके प्रिंट क्या होते हैं, लास्ट में आप देखेंगे कि प्रिंट इसमें समाप्त हो जाते हैं, तो वो अखबारी कागज़ यानी न्यूज़ प्रिंट होती है, ठीक है। विच पेपर इज कॉमनली यूज फॉर शॉर्ट टर्म पब्लिकेशन एंड चीप एडिशन, ठीक है। अब दोस्तों लंबे समय तक चलने वाले, यानी 21 क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर, लंबे समय तक चलने वाले पुस्तकों के उच्च कोटि का कागज़ का प्रयोग किया जाता है, वह कौन से कागज़ होते हैं। तो ये होता है पुस्तकीय कागज़। हाई क्वालिटी पेपर इज यूज फॉर लॉन्ग लास्टिंग बुक, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या कि जो भी दोस्तों आप बुक में जो देखते हैं जो पेपर का यूज होता है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है, ठीक है। 22 नंबर में देखेंगे, 9 आकार यानी 9 साइज वाला कुरियर न्यू फॉन्ट आँखों के लिए आरामदेह होता है। 9 शेप कुरियर न्यू फॉन्ट रिलैक्स फॉर आइज, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आई को आरामदेह कितने साइज का फॉन्ट के द्वारा होता है, ठीक है, तो ये 9 फॉन्ट, ठीक है, 9 शेप। 23 में देखिएगा, वार्षिक यानी ईयर बुक ऐसे स्रोत होते हैं जो प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ईयर बुक दैट आर पब्लिश ईच ईयर, ठीक है, सॉरी, ईयर बुक दैट आर पब्लिश ईच ईयर। कहने का मतलब क्या कि देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। देखिए विश्वकोश के कुछ उदाहरण यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ब्रिटेनिका बुक ऑफ द ईयर, ठीक है, और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों 25 में, पंचांग प्रायः वार्षिक प्रकाशन होते हैं। दोस्तों देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ये पता होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको पंचांग पता नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि देखिए पंचांग जो होते हैं वो वार्षिक प्रकाशन, ठीक है, यानी ईयरली पब्लिकेशन होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन 2 में बनने की पूरी संभावना है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर है। और दोस्तों इसमें आप एक बार प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और जितने भी प्रोफेशन होते हैं, जैसे सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या होता है ये आपको जानना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों देखिए, अभी हम लोग डॉक्यूमेंट्री सोर्स पढ़ाई करें और इसके बाद हम लोग नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स पढ़ाई करेंगे, आज ही की क्लास में होगा, तो उसमें मैं काफ़ी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा जो कि आपका होमवर्क होगा, उसे आपको करना है, ठीक है। चलिए 26 देख लेता हूँ। देखिए ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी
के मूल्यांकन हेतु अमेरिकन पुस्तकालय संगठन की रेफरेंस तथा एडल्ट सर्विस डिवीज़न बिब्लियोग्राफिक कमेटी ने 1982 में ग्रंथ सूची के आयोजन की मार्गदर्शिकाओं का संकलन किया, जो ग्रंथ सूची के तत्वों के गुण एवं स्वभाव पर आधारित है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकते हैं कि यहाँ पे आपको ईयर याद रखना है 1982 और अमेरिकन पुस्तकालय संगठन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी डिफ़िकल्ट माने जाते हैं। देखिए, ईयर बुक ऐसे स्रोत होते हैं जो प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किए जाते हैं। इसके बारे में लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, 28 में देखिए, पंचांग में खगोलीय घटनाएं, गृह नक्षत्र संबंधित तालिकाएं, ज्योतिष, भविष्यवाणी इत्यादि शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, पंचांग के बारे में कि पंचांग क्या होता है। ठीक है, और पंचांग दोस्तों किस प्रकार के पंचांग कब प्रकाशित होते हैं, तो ये ईयरली होती है। ठीक है, आप ध्यान देंगे, अभी मैं तुरंत हम लोग चर्चा कर चुके थे। देखिए 29 में वर्तमान समय में उपलब्ध विवर्स्ट थर्ड इंटरनेशनल डिक्शनरी अंग्रेजी भाषा के सर्वाधिक विस्तृत शब्दकोश में से एक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक शाम तक फिर से वीडियो अपलोड कर दूं। अगर शायद देखिए सब कुछ ठीक रहता है तो मैं बिल्कुल शाम तक एक और वीडियो अपलोड करके, और कोशिश यही करूंगा कि मैं 2 to 3 का कल तक समाप्त करके, कल 2 to 4 का भी, 2 to 2 अभी हम लोग पढ़ाई करें, 2 to समाप्त करके 2 to 3 का कल मैं एक पार्ट भी ले आऊँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे बिल्कुल ध्यान है दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम के बारे में, और मैं आपको शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि कभी भी दोस्तों आप किसी भी वीडियो पर ट्रस्ट बिल्कुल ना करें, बल्कि अपने पर आप खुद कॉन्फिडेंस रखें। वीडियो का सिर्फ आपको हेल्प लेना है तब जब उससे आपको एक्स्ट्रा नंबर लाना हो, लेकिन आपको जो बेसिक पढ़ाई है वो बुक के द्वारा ही होनी चाहिए। आपने लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहा है तो आपको ये तो पता ही होगा कि बुक का यूज सदियों पहले से किया जा रहा है। ठीक है, तो बुक का जगह कभी भी वीडियो नहीं ले सकता है, ये आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों ब्लॉक 2 यानी नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स यानी अप्रलेखीय स्रोत। पहले हम लोग जान लेते हैं कि अप्रलेखीय स्रोत होता क्या है। देखिए यहाँ तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए अप्रलेखीय स्रोत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 2 to 2 के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। मैं कंप्लीट 15 मिनट का 2 वीडियो अपलोड किया हूँ, यानी लगभग इस पर हम लोग 30 मिनट पढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है वो प्रिंट सोर्स में अगर ना मिले, यानी डायरेक्ट अगर हमें मिलता है तो अप्रलेखीय स्रोत यानी नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स होते हैं। कहने का मतलब क्या कि अगर आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो किस प्रकार का सोर्स है। काफ़ी कोई ऐसा क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल एग्जाम में कि रेडियो किस प्रकार का सोर्स है। तो दोस्तों ये नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स है, यानी अप्रलेखीय स्रोत है। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, अप्रलेखीय स्रोत यानी नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में मानव यानी ह्यूमन, संस्थाएँ यानी ऑर्गेनाइजेशन, और जनसंचार यानी कम्युनिकेशन इत्यादि शामिल होते हैं। ठीक है, इसे मैं इंग्लिश में नहीं लिखा हूँ दोस्तों, क्योंकि बस एक लाइन का ही है, इसमें इंग्लिश तो लिखा हुआ ही है। अगर प्रॉब्लम फिर भी आती है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए ऐसी सूचनाएं यानी इन्फॉर्मेशन जो कभी प्रिंट सोर्स में उपलब्ध नहीं होती है, जैसा कि मैं आपको पहले चर्चा कर चुका हूँ। 32 में देखिए मानव स्रोत नामक पद यानी पुस्तकालय और सूचना विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, ध्यान देंगे, रेड कलर में जो लिखा हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रक्त के धब्बे, कपड़े के टुकड़े, बालों के गुच्छे, सिगरेट के टुकड़े, पैरों के निशान, अंगुलियों के निशान आदि सूचनाओं के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों आपने तो देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जो भी CID वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो इसी प्रकार से जितने भी फिंगरप्रिंट होते हैं या फिर जितने भी बाल के टुकड़े होते हैं, तो वो सब क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से ही मिलता है, यानी इसे इन्फॉर्मेशन सोर्स कहते हैं, के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें न्यायिक वैज्ञानिक यानी फॉरेंसिक साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, फॉरेंसिक के बारे में तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे ऐसे केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे जिनको इनके बारे में पता होगा। ठीक है, अब 34 में देखिए प्रोग्रामर एक कंप्यूटर व्यवसायी होता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो प्रोग्रामर बनना चाहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामर के बारे में मैं यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत कॉमन बात है, इसके बारे में सभी को पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखिए प्रोग्रामर एक कंप्यूटर व्यवसायी होता है जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम की रचना करता है। ठीक है, 35 में देखिए सभी रिकॉर्ड सूचना के अच्छे स्रोत नहीं हो सकते हैं। देखिए सभी रिकॉर्ड सूचना के अच्छे स्रोत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब 36 में देखिए वर्तमान में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिल्कुल आपको ये ऐसा नहीं कि आप लाइब्रेरियन में पढ़ाई करें तभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लाइब्रेरियन कंप्लीट करने के बाद या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बिल्कुल आपकी बेसिक जानकारी के लिए ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भारत में भी
200 से अधिक यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। और 200 जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें टोटल जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी सभी इंक्लूड करके बताया गया है, ठीक है। 37 में देखिए, द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी डिफिकल्ट, अगर आप इसकी पढ़ाई नहीं करें तो आपको डिफिकल्ट ऐसा लगेगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 MCQ बन सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ 65 क्वेश्चन तो लिया हूँ, लेकिन 65 का मतलब यहाँ पे लगभग आपके 100 क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं, जो कि सिर्फ सेकंड क्लास है ये 222 के लिए, ठीक है। 38 में देखिए, द एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में लगभग कितने खंड हैं? तो यहाँ पे 1,49,000 खंड हैं। यूनेस्को कब स्थापित किया गया था? तो 1945 में किया गया था। दोस्तों यूनेस्को को आप एक बार इंडिविजुअल पढ़ाई बिल्कुल कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए निसात, NISSAT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इस पर वीडियो 221 में बना चुका हूँ, ठीक है। दोस्तों मैं कुछ ऐसे काम देता हूँ कि जैसे कमेंट करके बताना है, तो आप बिल्कुल वहाँ पे कमेंट करेंगे। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए डॉक्यूमेंट्री सोर्स और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स का एक बार आप थ्योरी को कंप्लीट पढ़ाई कर लें, लगभग वो 2 से 3 पेज में है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे वीडियो को भी जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में, लेकिन इसे आप कंपलसरी समझे, काफ़ी वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट मैं आप लोगों के लिए PDF सेंड कर चुका हूँ। अगर आप कुछ लोग नए ज्वाइन किए हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए निसात में सम्मिलित 14 यानी 14 राष्ट्रीय सूचना केंद्रों में से 8 CSIR पुस्तकालयों के साथ सेटअप हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CSIR के बारे में आपको पता होगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो। 41, भारत सरकार कार्य विभाजन नियम की पहली अनुसूची 1961 में की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी की दूसरी अनुसूची 10 जून 2008 को हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दोनों क्वेश्चन को आप देख लेंगे, 41 और 42। 43 में देखिए, हाल के वर्षों में सूचना का अधिकार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसे RTI कहते हैं। RTI के बारे में आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो आप इग्नू के बुक में आप देख लेंगे, वहाँ पे कंप्लीट लिखा गया है। इंटरनेट में भी बहुत सारे ऐसे PDF या फिर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, लेकिन इसे आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। अधिनियम 2005 को संविधान की धारा 19A के तहत मूलभूत अधिकार दिया गया था। देखिए 44 में देखिए, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में है, ठीक है। जो लोग दिल्ली से होंगे उनको तो ये बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन जो आउट ऑफ दिल्ली हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि अगर आप किसी भी एक स्थान पर चले जाते हैं, जो ऐसा घूमने का स्थान होता है, और अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं तो आप कभी भूलते नहीं है, ठीक है। कि वो जैसे आपको पता ही है कि ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में है। तो दोस्तों आप किसी भी कंडीशन में आप ये भूल ही नहीं सकते हैं कि ताजमहल कहाँ है, ठीक है। अब दोस्तों भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे दिल्ली में जो रहते हैं शायद उनको भी डिफ़िकल्ट लगता होगा। उन्हें ये पता होगा कि दिल्ली में ये स्थित है, लेकिन कब स्थापित किए गए थे? तो ये 1949 में, यानी 15 अगस्त 1949 में किए गए थे, ठीक है। रॉयल एकेडमी कहाँ है, यानी रॉयल अकादमी कहाँ है स्थित है? तो ये लंदन में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और सारे मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस लिया हूँ, आप एक एक करके सिलेबस में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होती होगी तो आज इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि आज मेरा कंडीशन था ही नहीं कि मैं वीडियो बना पाऊँगा, क्योंकि कल मुझे रात में काफ़ी पेन सडनली पता नहीं क्यों स्टार्ट हो गया था। तो मैं कल ही रात में मेडिसिन लिया हूँ, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स है। और इस कंडीशन में मैं चाहता हूँ दोस्तों कि कम से कम आप लोगों का एग्ज़ाम तक मुझे इस तरह की कोई भी समस्या ना हो, क्योंकि अगर अभी मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा तो आप लोगों को जितनी परेशानी नहीं होगी उससे ज़्यादा परेशानी मुझे होती है। क्योंकि मुझे कल पता ही नहीं चला था, मुझे ऐसा लगा मैं कल कि 2 बजे रात में भी वीडियो बना ज़रूर लूँ, लेकिन कंडीशन ही ऐसा नहीं था कि मैं बना पाया, तो जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, ठीक है। अब देखिए 48 नंबर में क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18 दिसंबर 1960 को संग्रहालय औपचारिक रूप से जनता के लिए खोल दिया गया था, ठीक है। जो संग्रहालय है वो 19 दिसंबर 1966 को जनता के लिए खोल दिया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, संग्रहालय में लगभग 2 लाख कलाकृतियाँ हैं, ठीक है। 15 नंबर में देखिए, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना मार्च 1890 में कोलकाता में हुआ था। ध्यान देंगे, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार
ठीक है, कि स्थापना मार्च 1891, यहाँ स्क्रीन में आप देख सकते हैं 1891 में कोलकाता में हुआ था। अब 51 नंबर में क्वेश्चन देखेंगे। 1911 में इसे कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया था, यानी कि 1911 में इसे कोलकाता से दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है। अब दोस्तों 52 में देखिए, गैर सरकारी संगठन यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको पता ही को एनजीओ। दोस्तों एनजीओ का बेसिकली कार्य क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, एनजीओ का कार्य वही होता है कि जितने भी समाज कल्याण रिलेटेड वर्क होते हैं वो एनजीओ के द्वारा किए जाते हैं। तो ये कहाँ पे प्रचलित हुई, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो ये अमेरिका से हुआ था। ध्यान देंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका से। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएँ हैं। ठीक है। अब दोस्तों 53 में देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द हिंदू न्यूज़पेपर इंटरनेट पर भी अपना संस्करण प्रकाशित कर रहे हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों अभी आपके अगर ऐसे कोई ग्रुप एजुकेशन रिलेटेड व्हाट्सएप में ग्रुप होंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू न्यूज़पेपर के PDF आपको मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका संस्करण जो है यानी पब्लिकेशन इंटरनेट में भी उपलब्ध है। अब दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो, थोड़ा सा रेडियो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आज मैं बहुत जल्दीबाजी में वीडियो को यहाँ पे बनाया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कल जो वीडियो अपलोड नहीं किया था तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था। ठीक है। तो इसे शॉर्ट में AIR कहते हैं। इसका फुल फॉर्म देखिए, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसके आंसर सभी को पता होते हैं। ठीक है। भारत में कब प्रारंभ हुई? तो ये 20वीं शताब्दी में ही हुई थी, यानी 20th सेंचुरी में ही स्टार्ट हो चुकी थी। अब 55 में देखिए, वर्ष 2011 में भारत में पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड समाचार पत्रों एवं सामयिकियों में सबसे अधिक संख्या में हिंदी कितने में? देखिए 29,094, और दूसरी सर्वाधिक संख्या में अंग्रेजी भाषा में यानी कि 10,530 थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक संख्या में कौन से समाचार पत्र थे? तो हिंदी थी और सेकंड में इंग्लिश थे। ठीक है। 56 में देखिए, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यानी रेडियो प्रसारण जिसे हिंदी में कहते हैं को 1920 में सरकारी एजेंसी के रूप में ऑल इंडिया रेडियो, अब आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है, के साथ प्रारंभ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 3-4 MCQ बनने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, कि रेडियो ऑल इंडिया रेडियो को अब क्या किस नाम से जाने जाते हैं, ये कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अब दोस्तों देखिए 57 में प्रसारण के क्षेत्रों में लगभग 100 से भी अधिक प्राइवेट चैनल की स्थापना की गई है। अब दोस्तों न्यूज़ आप जो देखते होंगे तो इसमें क्या है कि जितने भी चैनल होते हैं तो इसमें लगभग 100 चैनल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 58 में, आप ध्यान देंगे। पहले मैं क्षमा चाहूँगा राइटिंग के लिए दोस्तों, आज भर आप कॉपरेट करें। ठीक है। देखिए, दूरदर्शन के पास 5 राष्ट्रीय चैनल, 11 क्षेत्रीय भाषाओं तथा 11 क्षेत्रीय राज्य नेटवर्क और 24 क्षेत्रीय समाचार इकाइयाँ हैं। ठीक है। अब 59 में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ये आपके भविष्य के लिए भी इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। 1992 में स्टार प्लस, GTV, BBC, सोनी, डिस्कवरी तथा अन्य प्राइवेट चैनल भारत में आए और इनके आने से दूरदर्शन का एकाधिकार समाप्त हो गया। ठीक है। दूरदर्शन का जो पैटर्न था वो समाप्त हो गया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1992 से पहले ये सब जो चैनल मैं आपको बताया हूँ प्राइवेट, ये इंडिया में नहीं आए थे, लेकिन जब 1992 में आए तो उस समय से क्या हुआ कि पहले क्या था कि सिर्फ नेशनल चैनल के जितने भी चैनल का मैं नाम लिया हूँ वो चैनल थे, लेकिन जब से ये चैनल प्राइवेट आए तब से यहाँ पे नेशनल चैनल का एकाधिकार खत्म हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो को देख के जाते हैं और अगर आप बुक को पढ़ाई करके जाते हैं, दोस्तों मैं आपसे ये भी फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बुक को भी पढ़ाई बिल्कुल करें, कभी भी वीडियो के भरोसे में आप नहीं बैठना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर आप 75% से कम लाते हैं तो दोस्तों मेरा वीडियो जो इतना मेहनत करके बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मैं किस कंडीशन में वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, मैं वो आपको रिजल्ट के बाद ही बताऊँगा। ठीक है। पहले मैं आपके रिजल्ट तक मैं आपको डाइवर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। चलिए 60 नंबर में देखिए, 1964 में सूचना एवं प्रसारण के अंतर्गत मीडिया के रूप में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार यानी IFAI, ठीक है, की स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IFAI का स्थापना कब हुआ था? तो 1964। इस पर मैं एक अलग से फिर से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भविष्य में करेंगे तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों जितने भी MCQ एग्ज़ाम है इसे आप पढ़ाई कर लें, इसे नोट भी कर लें और इसे आप भविष्य में बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और मैं बस जैसे ही BLIS का एग्ज़ाम समाप्त होता है तो जनवरी सेशन के लिए मैं फिर से थ्योरेटिकल क्लास लेके आऊँगा, अगर उन लोगों का एग्ज़ाम MCQ बेस नहीं होता है तो। और अगर MCQ होता है तो उनके पास काफ़ी टाइम है,
मैं बिल्कुल विस्तार से अच्छा से एक MCQ जो कि मैं कोशिश यही करूँगा कि जितनी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंप्लीट एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों, अमेरिका में जनसंपर्क के पितामह, ठीक है, जनसंपर्क जो होता है पब्लिक कम्युनिकेशन, इसके पितामह किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है। तो ये आईवी लेडवेटर ली को कहा जाता है। ठीक है। जो 1877 से 1934 तक इनका जीवन था। ठीक है। देखिए, ने जनसंपर्क की परिभाषा दी कि किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा अपेक्षित छवि निर्माण के लिए किया गया है, ये संचार जनसंपर्क कहलाता है। तो ये बात कौन कहे थे? तो ये आईवी लेडवेटर ली ने कहा था। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं विज्ञापन लिखा हूँ। विज्ञापन को इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपका होमवर्क क्या है कि आपको एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट पढ़ाई कर लेनी है। कहाँ से करनी है? तो दोस्तों देखिए, इंटरनेट में इसमें एक आप अगर एडवर्टाइजमेंट का PDF अगर देखेंगे तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। और अगर आप इग्नू के बुक देखेंगे तो इग्नू के बुक के 2 के अगर आपके पास बुक है तो वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और दोस्तों, आपको प्रिपेयर चारों तरफ से करना है, चाहे आप बुक से क्वेश्चन पूछे जाएँ, वीडियो देख रहे हैं, या फिर जितने भी आप हो सके इंटरनेट का सुविधा ले सकते हैं। लेकिन अभी इस टाइम में आप मोबाइल का जितना कम यूज़ करें, ठीक है, तो आपके लिए बेहतर होगा। एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल आप मोबाइल से पढ़ाई करें, क्योंकि दोस्तों मैं जब वीडियो में बनाया हूँ और जब आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको 70% से कम नंबर बिल्कुल नहीं लाना है। कम से कम आप इसे मेरे तरफ से टारगेट मान लीजिए। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, सूचनाएं सेवाएं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सर्विस। तो इससे मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो ले नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं जो आज शाम में हो सकता है अगर मेरा तबीयत ठीक रहता है तो बिल्कुल मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। फिर वीडियो लगभग 30 मिनट की होगी, उसके बाद ये टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। देखिए, इन्फॉर्मेशन सर्विस इसे कहते हैं। इसमें 62 में देखिए डाटा तो आप बहुत कॉमन नाम है, आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों डाटा क्या है? डेटम का बहुवचन यानी प्लुरल है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है, लेकिन ये बेसिक जानकारी के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है। अब 63 में देखिए, सूचना की आवश्यकता के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए, दैनिक सूचना आवश्यकता यानी एवरीडे इन्फॉर्मेशन नीड, नवीनता सूचना का आवश्यकता यानी करेंट इन्फॉर्मेशन नीड। थर्ड में क्या है? ब्राउजिंग सूचना की आवश्यकता यानी ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन नीड। और 4 नंबर में क्या है? कैचिंग अप अथवा ब्रशिंग अप सूचनाओं की आवश्यकता। दोस्तों तीनों पर मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो इसी का एक्सप्लेन करने में लगभग 30 मिनट की वीडियो बन जाएगी। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ है मैं टोटल 9 पेपर का समाप्त कर दूँ। ठीक है। 64 में देखिए, हेंस पीटर लुहून, नाम फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हेंस पीटर लुहून नामक एक कंप्यूटर वैज्ञानिक ने सन 1961 ईस्वी में सामयिक जागरूक सेवा के लिए कंप्यूटर का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी वैज्ञानिक के नाम होते हैं, विद्वान के नाम होते हैं, वो नाम आप नोट करके उसे बार बार पढ़ाई कर लेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। ठीक है। पूरा कंप्लीट डिफिनेशन याद नहीं होता है तो कम से कम उसका एक लाइन या एक समरी आप जरूर याद रखेंगे, ताकि एग्जाम में आपको एग्जाम में ऑप्शन देख के याद आ जाए। ठीक है। 65 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, के पुस्तकालय न्यूज़ कतरन सेवा यानी क्लिपिंग सर्विस करने के लिए नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है। इसे कहते हैं न्यूज़निक, NEWSNIC। ठीक है। तो आज यहाँ से मैं टॉप 65 क्वेश्चन लिया हूँ दोस्तों, और हो सकता है कुछ प्रोनाउंसिएशन आज मिस्टेक हुआ होगा, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुँचा दें। आपको पता ही होगा दोस्तों कि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। कारण क्या था दोस्तों, कल मेरा कंडीशन काफ़ी बुरा था, जिसके कारण मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ। अगर मेरा गला ठीक होता तो मैं 2 बजे रात को भी अपलोड करूँगा, लेकिन करता ज़रूर। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।